अब आज हमें करनी है वर्कशीट नंबर 54। आपका जो आनुवांशिकता वाला लेसन था वो एंड हो गया, समाप्त हो गया। अब ये नया लेसन है परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो शुरू करते हैं बेटा वर्कशीट। पहला टॉपिक है प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर प्रकाश की परिभाषा दी हुई है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, है ना। वह ऊर्जा मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये एनर्जी का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख सकते ना, अंधेरे कमरे में हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। अब प्रकाश के गुण, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो लाइट है उसको कोई माध्यम नहीं चाहिए। अब माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या चीज़ है, जैसे हवा, ये एक माध्यम है। पानी, ठीक है। आप पत्थर ले लो कोई, या लकड़ी ले लो, ठीक है, ये सब माध्यम बन जाते हैं। तो कह रहे प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने साउंड, जो ध्वनि है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि जो है हवा में जा सकती है, पानी में जा सकती है, लेकिन अगर कहीं पर वैक्यूम हो, निर्वात, निर्वात होता है जहाँ एक चीज़ ले लो और उसके अंदर की हवा निकाल दो सारी, ठीक है। हर जगह हवा है, किसी एक कमरे में हवा भरी हुई है, उस हवा को सारी निकाल दो तो फिर हम उसको वैक्यूम बोलेंगे, निर्वात। निर्वात में अगर आप कुछ बोलोगे ना, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जो साउंड है, ध्वनि है, उसको माध्यम की, मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो प्रकाश है उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम। सबसे ज़्यादा तेज़ी से लाइट वैक्यूम में जाती है और उसकी लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चाल है लाइट की, ठीक है। तो ये याद करना, ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अब अगला पॉइंट दिया है बेटा इन्होंने, प्रकाश परावर्तन, रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन। इसको अच्छे से समझना है हमें। अब परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसा कि दर्पण में होता है। कहने का मतलब ये है, दर्पण मतलब बेटा हम सबके घर में शीशे हैं, मिरर हैं, दर्पण है वो, उसमें हम सबको अपनी शक्ल दिखाई देती है, अपनी इमेज दिखाई देती है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, मान लो ये एक दर्पण है, शीशा है हमारा। अगर आप उस शीशे पे हाथ लगाओगे तो वो आपको प्लेन दिखाई देगा, उसमें ना कहीं गोलाई है ना कोई उभार है, ठीक है। तो और जो उसका पीछे वाला साइड होता है उस पर पॉलिश किया होता है, ठीक है। अगर आप कभी भी देखोगे, अगर आप शीशा खरीदोगे तो उसके पीछे वाली साइड पे पेंट करा होता है, कोई पॉलिश की होती है, बस आगे वाली साइड से हमें दिखता है। अब उसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो लाइट होनी चाहिए, उस रूम में लाइट होनी चाहिए। अगर अंधेरे कमरा में लाइट रात को बंद कर दो और शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो क्या आपको अपनी शक्ल, अपनी इमेज, अपना आकार दिखाई देगा? कुछ भी नहीं दिखाई देगा ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश को, अब ये मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ना ही हमारी इमेज, हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। अब होता क्या है, ये जो हमारा प्रतिबिंब बनता है बेटा, वो बनता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब वो कैसे होता है, और जो प्रकाश होता है वो कई बार परावर्तित हो सकता है। मैं उसका उदाहरण अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ ज़रा। ये जो बच्चा है या आदमी है, इसको मैं थोड़ा दूर बनाती हूँ। देखो मैं अब इसको यहाँ बना रही हूँ थोड़ा। मान लो ये एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, कमरे में रोशनी है तो जो लाइट है, लाइट की किरणें होती हैं, वो इस बच्चे से टकराई। ये नहीं कि इसके इसी बिंदु से टकराएगी, पूरे शरीर से टकराएगी, ठीक है। फिर इससे टकराने के बाद ये यहाँ से गिरी इसके शरीर पर और फिर शरीर से लगकर वो वापस चली गई। अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वो अभी हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाली लाइट की जो किरण है वो इस शीशे पे टकराई और फिर परावर्तित होकर हमारी आँखों में आई, जिससे हमें अपना
इमेज दिखाई दिया। तो परावर्तन के बारे में अभी हम एक्सप्लेन तरीके से करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे ढंग से। तो देखो यहाँ पर प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान लो ये एक मिरर है और यहाँ पर कोई चीज़ है, जैसे मैंने बताया, इससे एक प्रकाश की किरण गई और टकराकर यहाँ चली गई, वो यहाँ भी आ सकती है, वो अभी हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे तो समझ आएगा। अब देखो बेटा आगे इन्होंने बोला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी बना के फोटो, ये जो मैंने बनाया था, ये तो है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इस वर्कशीट में अब जो 10th में हमने पढ़ना है वो गोलीय दर्पण पढ़ने हैं। गोलीय मतलब जैसे मान लो आप ये समझ लो, आपके घर में जैसे चम्मच होते हैं, ये आप करके देखना। एक चम्मच लेना, चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, चम्मच मान लो ऐसा होता है ना, ये चम्मच है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, एक ये और एक इसका बाहर वाला, ज़रा दोनों में अपनी शक्ल देखना। बाहर वाले से स्टील का चम्मच लेना, अपने मुंह के पास लाना, तुम्हें कैसी शक्ल क्लियर इमेज नहीं बनेगी, जैसी भी बनेगी देखना, और अंदर की तरफ भी करना। तो गोलीय दर्पण समझ आ गया। प्लेन मिरर तो ये सीधा होता है और गोलीय दर्पण ऐसे गोल होते हैं, उसको और अभी अच्छे से मैं आगे समझाऊंगी। अब देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल को बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या है, जैसे मैंने कनकेव मिरर कैसे बनता है बेटा, जैसे देखो यहाँ पे फोटो में दिखाया हुआ है, इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है। जैसे मान लो चम्मच का ये हिस्सा है, हमने इसका हैंडल तोड़ दिया, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया। तो ये क्या करेंगे, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, जैसे ये चम्मच है ना, उसके जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर पॉलिश कर देंगे, यहाँ पर पूरी पॉलिश हो जाएगी। और जो आगे वाली सतह है, इसको वो चमकदार सतह कह रहे हैं, इस वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। जिस साइड पे हम पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश होने के बाद परावर्तन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर इन्होंने आपको अवतल दर्पण की पिक्चर दिखाई है, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करना और याद रखना। अवतल, अंदर वाला, जिसमें अंदर वाला तल लेते हैं वो अवतल है, ठीक है। और यहाँ से जो परावर्तन होता है वो अंदर वाली तरफ से होता है, क्योंकि बाहर वाली सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं। अब आगे इन्होंने बताया है यहाँ पर उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण कौन सा होगा बेटा, जैसे मैंने तुम्हें बताया है, चम्मच लिया हमने, ठीक है, और ये इसका डंडा है, डंडा आप हटा दो, डंडा हमने हटा दिया। अब की बार उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं, मतलब यहाँ पे पूरा पेंट कर देते हैं या कोई पॉलिश कर देते हैं अंदर वाली जगह पर, और बाहर वाली जो चमकदार सतह है वो बाहर है, इधर से लाइट का परावर्तन होगा। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम बेटा। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं, आइए इन नियमों का पुनः स्मरण करें। अब परावर्तन का आपको हम परावर्तन के नियम बताती हूँ मैं। देखो इन्होंने क्या बनाया हुआ है, आप क्या करोगे, हम मान लेते हैं ये एक चमकदार सतह है, मतलब ये एक मिरर है, ये वाला मैंने उसको लिटा के रख दिया, ठीक है, और इसकी ये वाली साइड पॉलिश है, जैसे इस फोटो में दिखाया हुआ है, ठीक है, ये बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और नीचे वाली साइड इसकी पॉलिश है, उन्होंने दिखाया नहीं है। अब क्या होता है, मान लो मैं यहाँ बना देती हूँ, मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है, इधर से आ रही है, तो मैं इधर को एरो दिखा रही हूँ। जो किरण आती है, गिर रही है, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, जैसे ही किसी वस्तु से कोई किरण आई, दर्पण पे टकराई, वो वापस परावर्तित हो जाएगी, मतलब यहाँ से टकराकर वापस चली जाएगी। तो ये जो रेखा, ये जो किरण वापस गई है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। जो गिर रही है, आ रही है, वो आपतित किरण, और जो वापस मिरर से, दर्पण से टकरा के चली गई है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब बेटा हमें क्या करना है,
हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण। अब तुम कहोगे ये कौन सा कोण है 90 डिग्री वाला? ये वाला दर्पण के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसको हम बोल देते हैं अभिलंब। तो हमने ये अभिलंब डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने ये अभिलंब डाला है, तो आपको पता है जैसे अभी हमने किस पे ध्यान देना है, इस अभिलंब पे और इस आपतित किरण पे। देखो इनके बीच में एक कोण बन रहा है, कोण तो हर जगह बनता है ना, हमारी 2 उंगलियों के बीच में भी कोण बन रहा है। तो ये जो कोण बना है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, छोटे आई से। देखो यहाँ पर छोटे आई से दिखाया हुआ है। अब ये आया, यहाँ से किरण आई जिसने कि अभिलंब के साथ आई एंगल बनाया, फिर ये किरण परावर्तित हो गई। तो देखो इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है जिसको परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये गिर रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जो परावर्तन के नियम होते हैं वो ये होते हैं कि जो आपतन कोण है, आई जो है, कोण आई बराबर होता है हमेशा कोण आर के। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। मतलब जिस कोण के साथ, जो कोण अभिलंब के साथ आपतित किरण बनाती है, तो जब वो किरण परावर्तित होती है, मतलब जब वही किरण दर्पण से टकराकर वापस जाती है, तो उतने ही कोण से वापस जाएगी। अब जैसे यहाँ देखेंगे हम, ये देखो ये आपतित किरण है ये वाली, और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। जितना ये आई कोण है ना बेटा, उतना ही आर होगा। ये बोलता है परावर्तन का पहला नियम, प्रकाश परावर्तन का ये पहला नियम है, ठीक है। अब दूसरा नियम ध्यान से समझना है। आपतित किरण मतलब ये वाली किरण, ये वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब ये वाली और अभिलंब, 3 लाइनें हो गई ना। ये सदैव एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का क्या मतलब है, देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर ये एक, दूसरा कलर लेती हूँ, जैसे इन्होंने यहाँ पर एक मिरर बनाया है, देखो यहाँ पर इन्होंने मिरर बनाया हुआ है, ये दर्पण है, ठीक है। अब ये जो आपतित किरण है जो गिरी है, ठीक है, परावर्तित किरण है जो वापस गई है, और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में हैं। एक ही तल का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये हमने दर्पण बनाया तो इसने इस पूरे पेज को दो, एक ये ऊपर वाला तल है, एक नीचे वाला तल है। आप अभी सिर्फ यही समझ लो, क्योंकि सामने होते तो मैं 3D उसमें करके दिखाती, इसमें तो मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा सकती हूँ। एक ये ऊपर वाला तल हो गया, एक ये नीचे वाला तल हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण इधर है और परावर्तित किरण इधर जा रही है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा अगर इस तल पे, ऊपर वाले तल से लाइट आ रही है तो वो टकराकर ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों नियम याद रखने इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने दोनों नियम पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर आपको आगे वर्कशीट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। ये जो पूरा इन्होंने ये दिखाया हुआ है, ये क्या चीज़ है, गोलीय दर्पण को कहते क्या हैं, और इनके ये क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये देखो बेटा, गोलीय दर्पण में होता क्या है, गोलीय दर्पण को हम बोलते हैं कि ये किसी एक दर्पण का भाग है। कैसे हैं भाग, देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक गोला बनाती हूँ, सर्कल बनाती हूँ, ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। अगर अब तुम इस सर्कल को आधा मिटा दो तो ये, इसको हम बोल रहे हैं दर्पण बन गया ये, ठीक है। और अगर मैं इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं, इधर की तरफ, तो ये अवतल हो गया, है ना। मैंने कहा था ना अंदर की तरफ अवतल, ये अवतल दर्पण बन गया है। तो अवतल दर्पण क्या है, ये एक गोलीय दर्पण का ही हिस्सा होते हैं। वो मैंने अभी आपको बता दिया कैसे। पूरा एक गोला बना लो, उसको आधा मिटा दो या आधे से ज़्यादा, तो हमें एक दर्पण की शेप मिल गई। अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है गोलीय ये अवतल दर्पण। और अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दोगे, बाहर नहीं करोगे इधर, तो वो उत्तल दर्पण बन जाएगा। अब हमें और पॉइंट्स समझने हैं। जैसे ये मैंने पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है आपके सामने,
मैं सर्कल को अगर मान लो आधा मिटा देती हूँ, ये देखो मैंने ये सर्कल आधा मिटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो एम एन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एम और एन, इसको हम बोलते हैं बेटा तो बेटा मैंने ये एक गोला बनाया आपके सामने, सर्कल बनाया है। अब देखो आपको पता है, अगर इसका बीच वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये इस सर्कल का केंद्र होता है, इस पूरे गोले का ये केंद्र है, ठीक है। इसको मान लो मैं सी लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। फिर क्या करते हैं, और ये जो सी है इस साइड जहाँ पे इस सर्कल से मिल रहा है उस पॉइंट को मैं पी लिख रही हूँ। सी और पी के बीच की दूरी आपको पता है त्रिज्या होती है ना। सी और पी क्या है, केंद्र को अगर हम वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाएं तो उसे त्रिज्या कहते हैं। तो सी पी जो है त्रिज्या है, और उसको मैं, क्योंकि हम दर्पण के हिसाब से कर रहे हैं, उसको हम आर से पढ़ेंगे, आर। तो पी सी जो है वो आर है। अब एक और पॉइंट होता है बेटा सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, उसको एफ नाम देते हैं, और गोलीय दर्पण का वो फोकस होता है। अभी उनके बारे में मैं आपको सारे बताऊंगी। वो फोकस है एफ। एफ और पी के बीच की दूरी जो है उसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं और उसे बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम इस दर्पण का इतना हिस्सा मान लो मैंने ये मिटा दिया, तो यहाँ पर मैं एम लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैं एन लिखती हूँ। तो ये जो एम और एन है, एम एन, इसको हम बोलेंगे द्वारक। द्वारक मतलब अपर्चर, किसी गोले का एक हिस्सा, ठीक है। और अगर हम इसको बाहर की तरफ से पॉलिश कर देंगे तो ये अवतल दर्पण है। इतना समझ आ गया आपको। अब हम देखते हैं वर्कशीट। अब देखो बेटा ये वर्कशीट है आपके सामने। जैसे मैंने अभी सर्कल बनाया था वैसा ही ये पूरा सर्कल बना हुआ है। ये जो डॉट डॉट में इन्होंने इसको मिटा दिया है, एम एन, ये द्वारक है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। पोल, ये जो पी है, पोल को ध्रुव भी कहते हैं। ये जो पी बिंदु आपको बताया था भी, उसे पोल या ध्रुव कहते हैं। और जो वृत्त का केंद्र है उसको जोड़ने वाली रेखा जो है वो मुख्य अक्ष होती है। कहने का मतलब है, अगर हम ऐसे कोई दर्पण बनाएं तो ये तो दर्पण का मिड पॉइंट हो गया जिसे ध्रुव या पोल कहेंगे। यहाँ पर सी हो गया। सी आपको पता है जब ये पूरा गोला था उसका जो केंद्र है वो सी है। तो ये जो लाइन है जो सी और पी को मिला रही है, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब पोल की बारी। पोल क्या है, पोल आपको पता है दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे पोल या ध्रुव कहते हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन कैसे दी है, गोलीय दर्पण के, ये गोल दर्पण है, सीधा खड़ा, सीधा दर्पण नहीं है, गोल दर्पण है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मतलब जैसे मान लो ये दर्पण है, इस साइड अगर मैंने पॉलिश कर दी है तो इस साइड से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन मीन्स अगर इस साइड पे कोई प्रकाश की किरण गिरेगी तो वो परावर्तित नहीं होगी। परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, अगर यहाँ से कोई लाइन आएगी तो फिर वो परावर्तित हो जाएगी। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है ना पूरा, ये वाला अंदर ये पूरा, तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम पोल कहते हैं। अब अगला है द्वारक, किसे कहते हैं, या अपर्चर। एम एन, जो यहाँ पर एम एन दिखाया हुआ है, ये पूरा का पूरा ये द्वारक है, ठीक है। आगे वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो बेटा वक्रता त्रिज्या मैंने अभी आपको बताया था, P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस क्या है, आप ये भी बोल सकते हो जो F है, यहाँ पर F है, वो C और P का मध्य बिंदु होता है। या मुख्य अक्ष के समानांतर किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती भी प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। और लास्ट है फोकस दूरी। F और P के बीच की जो दूरी होती है ये वाली, इसको फोकल दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, और उसे स्मॉल f से दिखाते हैं। और आपको याद रखना है जो स्मॉल f है वो r/2 है, मतलब r का आधा है। r आपको पता ही है,
केंद्र से लेकर जो त्रिज्या होती है, ठीक है, उसका आधा होता है फोकस दूरी, फोकल दूरी। अब इधर देखते हैं वर्कशीट में बेटा, यहाँ पर कुछ नियम दिए हुए हैं। अगर हम उन नियमों का प्रयोग करेंगे तो ही हम रेखा चित्र बना सकते हैं। तो देखो पहला नियम है, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर पेज पे समझाऊंगी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। मान लो बेटा मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ अवतल दर्पण का, ठीक है, मैं अवतल दर्पण का उदाहरण दे रही हूँ। अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश होती है, अंदर नहीं होती। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण आएगी, जो ये लाइन है इसके समानांतर अगर कोई भी किरण आएगी तो वो टकराकर जिस बिंदु से गुजरेगी वो फोकस है, हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस जाती है। कहने का मतलब है, जैसे अगर ये दर्पण है, हमें पता है वक्रता केंद्र हम यहाँ लेते हैं, अगर इससे कोई प्रकाश की किरण गुजरती है सी से, मान लो सी से कोई प्रकाश, यहाँ से मान लो कोई लाइन आई, इस मिरर पे, इस दर्पण पे टकराई, ये आपतित किरण हो गई, तो वो परावर्तन के बाद इस यहीं पे ही वापस चली जाती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है परावर्तन के बाद। ये दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम है, मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होती है तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। तो कहने का मतलब क्या, मुख्य अक्ष आपको पता है क्या होता है, जैसे मान लो ये है मुख्य अक्ष, जिसे बोलते हैं पोल या ध्रुव। ये अरे नहीं बेटा सॉरी, जो मुख्य अक्ष है वो तो हमें पता है ये होता है, देखो मुख्य अक्ष ये है मुख्य अक्ष, है ना। तो कह रहे हैं अगर मुख्य अक्ष से इधर से कोई तिरछी किरण आ रही है, मान लो ये आ रही है कोई प्रकाश की किरण तिरछी आ रही है, तो वो यहाँ से टकराकर पोल, ये जो हमें पता है ये पोल या ध्रुव है, उससे टकराकर वो तिरछी ही चली जाएगी। अब तिरछी तो वो जाएगी बेटा, तिरछी वो क्यों जाएगी, क्योंकि हमेशा हमें पता है आपतन वाला कोण और परावर्तन वाला कोण हमेशा बराबर होना चाहिए, यही प्रकाश परावर्तन का नियम है। अगर वो तिरछी आएगी तो जितने कोण से आई है उतने कोण से ही वापस जाएगी। मान लो वो यहाँ से आई, ये अभिलंब बन गया इस केस में, ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये 60 डिग्री पे ही तिरछी वापस जाएगी। तो ये 3 नियम हैं, इन नियमों के हिसाब से बेटा हम रेखा चित्र बनाएंगे जो आगे वाली वर्कशीट्स में आपको समझाए जाएंगे। तो बेटा ये एक अवतल दर्पण है, जो नियम अभी हमने 3 पढ़े हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पर भी क्लियरली समझा देती हूँ। पहला नियम था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष ये वाली लाइन है, अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से समानांतर आ रही है, यहाँ टकराई दर्पण में, आपको पता है वो हमेशा परावर्तित होगी। दर्पण पे कोई भी किरण टकराएगी तो परावर्तित ज़रूर होगी, तो वो टकरा कर हमेशा फोकस से गुजरेगी। ये एक नियम हो गया, ठीक है। जो समानांतर आएगी वो हमेशा टकराने के बाद एफ से गुजरेगी। दूसरा नियम इन्होंने बताया था, अगर मान लो ये सी है, सी से कोई प्रकाश की रेखा है, मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, ये इस दर्पण पे टकराई, अगर सी से आ रही है कोई रेखा दर्पण पे टकराएगी तो वापस उसी डायरेक्शन में वो परावर्तित हो जाएगी। जैसे पहले केस में तो क्या था, मुख्य अक्ष के समानांतर आई, टकराने के बाद फोकस से गुजरी। दूसरा नियम था, अगर वक्रता केंद्र सी से कोई रेखा जा रही है तो वो वापस उसी दिशा में टकरा के वापस चली जाएगी, परावर्तन उसका उसी दिशा में होगा। तो ये तो 2 नियम हो गए। और तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है कि जैसे ये अवतल दर्पण ले रही हूँ मैं, इसके बाहर वाली साइड पॉलिश्ड है, ठीक है, ये इसका सी है और ये एफ है। तीसरा क्या था, तीसरा नियम कि अगर कोई रेखा तिरछी आ रही है, देखो पहले नियम में हमने क्या देखा था, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, दूसरे नियम में हमने देखा था सी से गुजर रही थी। अब की बात ये दोनों केस नहीं है, तीसरे केस में क्या है कि अगर कोई रेखा तिरछी आ रही है ऐसे, ये पोल पर ध्रुव पर टकराई,
ये आपतित किरण है तो वो तिरछी ही परावर्तित हो जाएगी, वो तो होना ही है क्योंकि परावर्तन का नियम जो लगना है इसमें, ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर है। तो बेटा ये 3 नियम और गोले के सारे भाग, P क्या होता है, C क्या होता है, F क्या होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं ताकि हम जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें आपको रेखा चित्र बनाने समझाए जाएंगे कि अगर कोई वस्तु की आपको पोजीशन दे दी जाएगी तो उसकी इमेज, उसका चित्र कहाँ बनेगा, मतलब उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे।